नमस्कार, साहब संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करने वाले हैं बादरा आसपास खबरों की, देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट, मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी सदैव इस बुलेटिन में देते हैं और आज भी हम दोस्तों जरूर ये सारी जानकारी आपको उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन आज हम समीक्षा करने वाले हैं, विश्लेषण करने वाले हैं उस विषय का जिस विषय में पूरी बादरा विधानसभा क्षेत्र के लोग भी शामिल है, प्रभावित होते हैं। तहसील का कहें या कस्बा क्षेत्र के भी सारे लोग उससे जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। दोस्तों, अंडरपासों को लेकर, जो कि रेलवे ट्रैक के नीचे से बादरा कस्बा हो, देहात क्षेत्र हो, कितने अंडरपास अब तक बने हैं, कितने ओवरब्रिज बने हैं, कहाँ कहाँ बने हैं, किस प्रकार से बने हैं, कौन से शासनकाल में ये बने थे, कब स्वीकृत हुए, हम विस्तार से इन सभी विषयों पर भी बात करेंगे। और शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की प्रमुख खबर बादरा की, जो कांग्रेस पार्टी की देहात स्तर पर और ब्लॉक की शहर स्तर पर संयुक्त तत्वाधान में एक आर्य समाज भवन में बैठक हुई थी। उस बैठक का उद्देश्य क्या है? क्या कांग्रेस अपनी कमजोरियों को लेकर अब अपनी स्थिति सुदृढ़ करने में लगी है? क्या अपनी खोई हुई जमीन तलाश करने की अब कांग्रेसी प्रयास कर रहे हैं? दोस्तों, कहीं ना कहीं ये झुंझलाट जो कांग्रेसियों में है वो उनको खोई हुई जमीन को पुनः दिला भी सकता है। और आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले शेर सिंह गोस्वामी के भी गिरी फार्म हाउस पर कांग्रेसियों की बैठक हुई थी 15 ग्राम पंचायतों की, और उसमें भी आने वाले दिनों में 15 जनवरी से जो अभियान चलाया जा रहा है, भारत जोड़ो अभियान, उसके समर्थन में एक हाथ जोड़ो अभियान चलाने की कवायद अब प्रारंभ हो चुकी है। ये राहुल गांधी के ही समर्थन में ये अभियान चलाया जा रहा है। और दोस्तों, इस अभियान के बारे में मैं आपको बताऊं तो जैसे भाजपा का जन आक्रोश अभियान चला और पूरे राजस्थान में हर विधानसभा क्षेत्र और हर गांव तक वो रथ जो पहुंचे थे, 200 रथ बनाए गए थे विधानसभा वार, तो उसी को लेकर अब भारत जोड़ो अभियान है उसको आगे बढ़ाते हुए राजस्थान में किस प्रकार कांग्रेस अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर सकती है और राजस्थान में कांग्रेस किस प्रकार से विभिन्न विधानसभाओं में अपनी खोई हुई जमीन को पुनः प्राप्त करती है, ये इसको लेकर अहम होगा। और दोस्तों, बात करें आज की जो ब्लॉक देहात और शहर की संयुक्त बैठक हुई थी, उसकी अध्यक्षता की थी सत्यपाल नेहरा ने, जो कि स्वयं में देहात ब्लॉक के अध्यक्ष भी है। और हाल ही में उनको, सत्यपाल नेहरा को दोस्तों, जाट समाज संस्थान का भी बादरा का अध्यक्ष बनाया गया था, सर्वसम्मति से चुना गया था। और सतपाल नेहरा वो एक बड़ा नाम है दोस्तों, जो सदैव लालचंद डुड्डी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नजर आ रहे थे और हर बार जो लालचंद डुड्डी के साथ और जयदीप डुड्डी जो विधायक बने थे उनके साथ रहे। और वर्तमान में जो है जयदीप डुड्डी अब भाजपा में आ चुके हैं, लेकिन सतपाल नेहरा कांग्रेसी है और कांग्रेस के देहात ब्लॉक अध्यक्ष भी है और वो चुनाव भी लड़ सकते हैं, वो घोषणा भी कर सकते हैं विधानसभा चुनाव की। तो इसको लेकर भी हमारी नज़रें बनी रहेगी, क्योंकि सतपाल नेहरा भी अब खुद जो है अपनी स्थिति को टंटोल रहे हैं, अपनी स्थिति का अपने कार्यकर्ताओं को और गांव में देहात में अपने संपर्कों को टंटोल रहे हैं। कहीं ना कहीं वो भी अब चुनाव लड़ने की आगे मनसा बना सकते हैं। उसको लेकर हम बाद में बात करते रहेंगे। दोस्तों, कांग्रेस की स्थितियों पर भी हमने पहले भी बात की, आगे भी बात करते रहेंगे। बात करते हैं इस आज की जो सभा हुई, मीटिंग हुई, उसको लेकर। तो यहाँ बड़े बड़े नेता भी जो चेहरे बचे हैं, दयानंद बेरवाल बड़ा नाम है दोस्तों कांग्रेस का, और निरंतर ईमानदारी के साथ कांग्रेस में वो आगे बढ़ते और कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बढ़ रहे हैं। सतपाल नेहरा स्वयं है और महेंद्र गुज्जर, बालकृष्ण शर्मा, और कार्यकर्ताओं की बात करें तो स्कील गोरी, रफीक नारिका, निसार खां, विशाल गोस्वामी, शेर सिंह बेनीवाल, भीम सिंह बेनीवाल, रविंद्र मोटसरा आदि अनेकों कांग्रेसी यहाँ इकट्ठे हुए, चिंतन किया, विचार किया, कांग्रेस की सारी स्थिति जो गड़बड़ा रही है। और एक प्रकार से कांग्रेस का माकपा में विलय सा यहाँ दिखाई देता है, हुआ नहीं है, दिखाई देता है, क्योंकि कांग्रेसी अधिकांशतया बलवान पूनिया के मंच पर मंच साझा करते हुए दिखाई देते हैं।
उनमें अगर बात करें जयदीप ढूडी की, अब तो वो बीजेपी में आ चुके हैं। और बात करें संदीप ढूकिया की, कांग्रेस के बहुत बड़े चेहरे रहे हैं और वो भी संदीप ढूकिया जो है कामरेड बलवान पूनिया का मंच साझा करता हुआ हमें बहुत बार दिखाई दिए हैं। और इसके अलावा अनेक कांग्रेसी भी उनके साथ लगे हैं। तो क्या अब कांग्रेस छटपटा रही है माकपा के चुगल से आज़ाद होने के लिए और अपना एक प्रत्याशी तैयार करने के लिए 2013 के 23 के माफ कीजिएगा चुनाव जो भविष्य में विधानसभा के हमारे सामने हैं। और ये जो आने वाला नव वर्ष है दोस्तों, आज 29 दिसंबर है, मात्र 2 दिन बाद में ही नया साल 2023 चुनावी वर्ष आपके सामने होगा। और इसमें 1-2 दिन में नेता अपने पत्ते भी खोलेंगे। उसमें एसपी सिंह बढ़िया भी है, पूर्व जिला कलेक्टर, जो कि कांग्रेस में रहेंगे या भाजपा में जाएंगे, अपने पत्ते खोलेंगे। ज़्यादा उम्मीदें भाजपा की लगाई जा रही हैं। और इसके अलावा दयानंद बेरवाल भी 2 जनवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो वो भी अपने पत्ते खोलेंगे। आगामी रणनीति का वो भी अपना क्या रहेगा आगे एजेंडा, उसकी रूपरेखा बनाते हुए वो भी कुछ घोषणाएं कर सकते हैं। तो आने वाले समय में अगर बड़े कांग्रेसियों की बात करें तो बड़ा कांग्रेसी अब कौन है? सतपाल नेहरा है, दयानंद बेरवाल है, महेंद्र गुज्जर है और इसके अलावा संदीप ढूकिया है। तो यही कांग्रेस के बड़े चेहरे बचे। अगर पीसीसी सदस्यों की बात करें तो रफीक कुरैशी को, जो कि हाजी दाऊद कुरैशी के पुत्र हैं, उनको और जयदीप ढूडी को पीसीसी का सदस्य बनाया गया था। अगर बात करें जयदीप ढूडी की तो वो भाजपा में जा चुके हैं। और बात करें रफीक कुरैशी की तो रफीक कुरैशी बलवान पूनिया के साथ कामरेड के मंच पर मंच साझा करते हुए दिखाई दे रहे। तो कांग्रेस का यहाँ भला कौन करेगा? ये पद कांग्रेस कमेटी कैसे पार्टी जो है ये पद देती है दोस्तों? इन पदों की गरिमा आखिर क्या है? क्या इन पदों को प्राप्त करने के बाद में कोई दायित्व इन पदों वाले व्यक्तियों का नहीं रह जाता है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के हितों में? या फिर जो कांग्रेसी विचारधारा के मतदाता है वो जाए तो जाए कहाँ? वो किसकी पुकार सुने, किसकी ना सुने, किसकी अनदेखी करे? दोस्तों ये बहुत बड़े सवाल हैं। आने वाले दिनों में इन कांग्रेसियों को ही देने होंगे और कांग्रेस पार्टी को भी देने पड़ेंगे, क्योंकि इन सवालों के जवाब अगर कांग्रेस पार्टी नहीं देगी तो आगे आने वाले समय में 2023 के चुनाव में कैसे कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन जो बादरा जैसे विधानसभाओं में पूरी तरह से खो चुकी है वो पुनः प्राप्त करेगी। और 2023 के चुनाव में कैसे विधानसभा में एक संतोषजनक प्रदर्शन कर पाएगी। दोस्तों भाजपा का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस को कमर भी कसनी होगी और अच्छी नीतियां भी लेकर आगे बढ़ना होगा। और जो पहले वादे किए उन वादों पर भी अब पुनः विचार करने का समय आ गया है। अंतिम बजट कांग्रेस का संभवतः इसी जनवरी माह में आने वाले नए साल में आने वाला है। उसमें क्या रहेगा दोस्तों? ये तो लोक लुभावना भी बजट होता है, हमने पहले भी बताया था। अब बात करते हैं दोस्तों अन्य खबरों की और कांग्रेस की चर्चा हम आगे भी करते रहेंगे, इसको ज़्यादा लंबा नहीं करके। और कांग्रेसियों की भी दोस्तों हम आगे उनकी मंशा भी जानेंगे और उनसे 2-4 भी होंगे, बात भी करेंगे, उनसे साक्षात्कार भी करेंगे। इसके अलावा अन्य खबरों की ओर रुख करें तो क्रिस इंटरप्राइजेज का शुभारंभ दोस्तों 1 जनवरी को नए साल में होने जा रहा है। मेन बस स्टैंड के पास एसबीआई बैंक के नज़दीक मोबाइल एसेसरीज की ये दुकान है। बिजली पानी के बिल, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान, आइटम, बैग, घड़ी आदि अनेकों और ऑनलाइन पैसे जमा कराने निकालने की सुविधा भी यहाँ होगी। और मनोज कुमार जो नथवानिया वाले हैं, अनूप सिंह नथवानिया वाले हैं, उनकी तरफ से ये जो दुकान है वो संचालित की जाएगी। और उनकी संबंधित फर्म के बारे में आपको बताऊं तो श्री श्याम मेडिकल एजेंसी सावा बस स्टैंड पर है। और ये मुख्य अतिथि दोस्तों जय सिंह सहू जो आरएएस अधिकारी हैं, वो फीता काट कर इसका शुभारंभ करने वाली हैं। इसके अलावा 2 जनवरी को श्री श्याम मंदिर सेवा ट्रस्ट प्रन्यास बोर्ड की भी बैठक है जो भादरा का दोस्तों सार्वजनिक पार्क से श्याम मंदिर तक जो सड़क है वो जर्जर अवस्था में, उसको बनाने की मांग भी नगर पालिका से की जाएगी। उसको लेकर भी विचार किया जाएगा। श्याम फागुन महोत्सव पर भी चर्चा की जाएगी, रूपरेखा बनाई जाएगी। और मंदिर के पुजारी उनकी वेतन को लेकर भी जो है वो विचार विमर्श किया जाएगा। और कई अहम फैसले निर्माण को लेकर भी मंदिर परिसर में जो है
उस पर विचार किया जाएगा। अन्य खबरों की ओर रुख करें तो 60वां दिन है फसल बीमा क्लेम को लेकर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का उपखंड कार्यालय लेके आगे। दोस्तों लगातार अनवरत ये धरना जारी है। अभी तक किसी के खाते में बीमा क्लेम की राशि आना शुरू नहीं हुई है, इसकी जानकारी हमारे पास कतई नहीं है। लेकिन बात करें अगर दोस्तों इसी विषय को लेकर, तो जो कृषि अधिकारी है राजपाल झाझड़िया, उनको हाल ही में एपीओ किया गया है, क्योंकि उन्होंने दोस्तों करोड़ों रुपए का घोटाला भी इसमें उजागर किया था। तो इस लिहाज से उनको एक ईमानदार अधिकारी भी माना जा रहा था, लेकिन उनको एपीओ करने का मामला समझ से परे है। क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि क्या कहीं कोई राजपाल जी झांझड़िया को इसका शिकार तो नहीं बनाया गया, क्या कोई और घोटाले की ओर इंगित तो नहीं करता ये सारा का सारा घटनाक्रम। दोस्तों इस पर हमारी भी नजरें बनी रहेगी। क्या फसल बीमा क्लेम के जो रुका हुआ क्लेम था उसको लेकर कोई इसमें पेच किसी प्रकार का कनेक्शन है, हमारी नजरें बनी रहेगी। अगर इस प्रकार की किसी भी खबर से हम दो चार होते तो आपके सामने वो पूरी निष्पक्षता के साथ लेकर आएंगे। और इसके अलावा दोस्तों बात करें अन्य खबरों की, तो 5 जनवरी तक बच्चों की इस विंटर काल को देखते हुए दोस्तों स्कूलों की छुट्टियां सरकार द्वारा कर दी गई है। आधिकारिक ये ऐलान कर दिया गया है, क्योंकि प्रचंड ठंड है। अभी आज और कल भी ठंड से निजात थी, आज भी ठंड से निजात है। हल्की आज धूप निकली, लेकिन कल अच्छी खासी धूप निकली थी। और मौसम का मिजाज भी बताएंगे कैसे दोस्तों परिवर्तनशील मेघ का आना अब प्रारंभ हुआ है, तो बरसात के योग है या नहीं है, ये मौसम का जब हाल बताएंगे आपको बताएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों अंडरपासों को लेकर। भादरा में सबसे बड़ा और हर विधानसभा क्षेत्र के गांवों को प्रभावित करने वाला और जोड़ने वाला, और कहीं ना कहीं इसको लेकर कस्बा हो देहात क्षेत्र हो दो चार होना ही पड़ता है। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं वर्तमान में C64 अंडरपास पर तेज गति से निर्माण कार्य जारी है, और ये आने वाले दिनों में भादरा को एक बहुत बड़ी सौगात के रूप में मिलने वाला है। इसको बहुत बड़ी सौगात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये C65 जो सावा रेलवे फाटक है दोस्तों, इसके पास में ही रेलवे स्टेशन की तरफ और बीच में ये स्थित है, बनाया जा रहा है। तो यहाँ एक C64 फाटक था जो प्राय बंद ही रहता था, इस जगह पर ये अंडरपास बनाया जा रहा है। और इस अंडरपास के बनने का सबसे पहले तो मैं यही बता देता हूँ कि इसका ये कितना इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अब जो C65 जो फाटक है, रेलवे क्रॉसिंग है, उस पर अगर आप देखें तो वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 7, वार्ड नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और वार्ड नंबर 15, ये लगभग 10 वार्ड हैं जिनमें जो लाइन की ट्रैक के उस पार है, जो कि लाइन की ट्रैक के उस पार है, उसमें अधिकतर क्याम खा निवास के मुस्लिम समाज के लोगों का निवास है। ऐसा नहीं है कि अन्य वर्गों के लोगों का निवास उस क्षेत्र में नहीं है। वार्ड नंबर 7 और कई वार्ड ऐसे हैं जिनमें बहुत से अन्य वर्गों के लोग भी निवास करते हैं, लेकिन अधिकतर मुस्लिम आबादी इन्हीं वार्डों में निवास करती हैं। और उनके लिए जो एक बहुत ही धार्मिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से जुड़ी हुई कब्रिस्तान जो है दोस्तों, वो जो शेष कस्बे के 30 वार्ड है, हिसार बस स्टैंड, वहाँ स्थित है कब्रिस्तान। तो दोस्तों यहाँ जब रेलवे फाटक पर C65 पर गाड़ियों के अत्यधिक आवागमन के चलते ये फाटक बंद होता है, तो अर्थी को जनाजे को ले जाने के लिए बहुत भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और कई बार जनाजे को रोकना भी पड़ता है जब गाड़ी का समय होता है और रेलवे फाटक बंद होता है। तो ऐसी कई जनाजे और अर्थियां हमने रुकी हुई देखी। और शेष कस्बे के 30 वार्डों में जो अधिकतर हिंदू आबादी रहती है दोस्तों, उनके लिए वैसे तो कई कल्याण भूमि छोटी छोटी अलग अलग समाज की बनी हुई है, लेकिन सबसे बड़ी और प्रमुख कल्याण भूमि जो है वो इन्हीं 10 वार्डों में मुस्लिम समाज के मोहल्ले में स्थित है कल्याण भूमि। तो वहाँ ले जाने के लिए हिंदू व अन्य धर्मों के लोगों को जो है उनको भी खड़े रहना पड़ता है C65 रेलवे फाटक पर गाड़ी आने के समय, और भारी भीड़ होती है दोस्तों।
तो ऐसे में ये जो उसके पास में ही C64 अंडरपास बन रहा है, ये कई मायनों में बहुत खास और इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ऐसी जनाजों को और अर्थीयों को हिंदू धर्म में और मुस्लिम धर्म में कहा जाता है कि दोस्तों ज़्यादा इन्हें अंतिम यात्रा के तौर पर रोक कर नहीं रखा जाता, तो इनको अंडरपास से निकाल कर जाया जा सकता है। तो ये एक बड़ी राहत इस अंडरपास से मिलने वाली है कस्बे के लोगों को। और अनेक भी ऐसे और भी कारण हैं जो कि बीमारियों से संबंधित भी है, ज़रूरत की रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, उनको लेने के भी लिए रेलवे ट्रैक दोस्तों क्रॉस नहीं करना पड़ेगा, अंडरपास से आकर जाया जा सकता है। होना तो ये चाहिए था कि रेलवे स्टेशन के ऊपर एक फुट ब्रिज निकलना चाहिए था, लेकिन उसको लेकर कस्बे के कोई नेताओं ने भी ना आवाज़ उठाई है, ना इसी प्रकार का आंदोलन हुआ। और इस C64 को लेकर और C65 को लेकर अनेकों आंदोलन हुए, यहाँ साल तक आंदोलन चले हैं, धरना प्रदर्शन हुए हैं, अनेक लोग इसमें शामिल रहे हैं। और बात करें नेताओं की तो संजीव बेनीवाल, जयदीप डूडी, बलवान पुनिया, सुखदेव सिंह शेखावत, डॉक्टर सुरेश चौधरी, सभी ने इन धरना प्रदर्शनों का समय समय पर समर्थन भी किया था। तो अब जाकर ये C64 बन रहे। भाजपा के कार्यकाल में स्वीकृत हुआ था 4 साल, बहुत 4 साल पहले, उसके बाद में काम भी हुआ था उसका, कई महीनों तक रुक गया था, अब दोबारा इसका काम प्रारंभ हुआ है। तो ये ज़रूर एक, अब बात करें कस्बा क्षेत्र में कितने अंडरपास है, कितने ओवरब्रिज है। दोस्तों पहले शुरुआत करते हैं बादरा कस्बे से। तो बादरा कस्बे में शुरुआत करते हैं। बादरा कस्बे में जब नोर हम पुलिस थाना के आगे से नोर मार्ग में जाते हैं तो ये अंडरब्रिज पहले अंडरपास आता है, इसको लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हाथीपुर आवास की बस्तियों के लिए, नोर से आवागमन करने वाले सभी साधनों के लिए, कस्बे के बाजार में आने के लिए, और कस्बा क्षेत्र से दिल्ली हिसार आदि से जाने वाले, कस्बा के अंदर से गुजरने वाले सभी वाहनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये अंडरपास। इसके बाद में बात करें तो नौहर व हिसार बाईपास पर, बादरा के बाईपास पर बना है अंडरपास, जो कि कुमार धर्मशाला, नवनिर्मित धर्मशाला है उनके एकदम पास में जो बना है, वो नंबर 2। और तीसरा जो बादरा कस्बे का अंडरपास है वो ये C64 पर है, जो वर्तमान में बन रहा है, जो कांग्रेस के कार्यकाल में अब बनकर तैयार होगा। और ये और सारे जितने भी अंडरपास मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ओवरब्रिज या अंडरपास, वो सारे के सारे भाजपा कार्यकाल में स्वीकृत हुए और भाजपा कार्यकाल में ही बनकर तैयार भी हो चुके थे। वो चाहे वसुंधरा राज्य के कार्यकाल की बात करें या हमारे विधानसभा क्षेत्र की बात करें, तो संजीव बेनीवाल के कार्यकाल में सारे के सारे बनकर तैयार हो गए थे। अब बात करें दोस्तों बादरा तहसील में, तो बादरा तहसील में अब राजगढ़ मार्ग पर चले तो कलाना में अंडरपास है, और कलाना का जो अंडरपास है वो कलाना के लिए बहुत अहम भी है, कई सड़क मार्ग उससे जुड़ते हैं। उसके बाद में आगे जाते हैं तो अनूप शहर रेलवे स्टेशन है, जिसको बादरा में नोपरा गांव से भी जाना जाता है, वहाँ भी एक अंडरपास बना है। तो ये बादरा तहसील में पड़ने वाला दूसरा अंडरपास है और देहात क्षेत्र में। और तीसरा उससे थोड़ा आगे जाए तो बाडी मोड़ पर, जो कि अगर सड़क मार्ग से जाए तो बनाई गांव से कुछ ही 2-3 किलोमीटर से ही आगे बाडी मोड़ पर ओवरब्रिज बना है, जो बादरा क्षेत्र का विधानसभा का पहला ओवरब्रिज है। और ये ओवरब्रिज बना है, इसको लेकर अगर नंबर 7 पर चले, क्योंकि 3 बादरा कस्बे में हो गए, एक कलाना और एक अनूप शहर, 5 और बाडी ओवरब्रिज नंबर 6 माने, तो नंबर 7 पर सिकरोड़ी के पास में एक अंडरपास बना है। चक 1 KRP में जो अंडरपास बना है वो नंबर 7 हम मान सकते हैं। नंबर 8 सरदारगढ़िया के पास, गांव के पास एकदम अंडरपास बना है, उसको नंबर 8 मान सकते हैं। नंबर 9 सरदारगढ़िया डाणी के पास एक और अंडरपास बना है बादरा तहसील में ही, तो ये नंबर 9। और उससे जस्ट आगे एक पास में ही खचवाना बरवाना सड़क को जोड़ने वाला अंडरपास भी वहाँ बना हुआ है। तो ये 10 अंडरपास, 1 ओवरब्रिज और 9 अंडरपास बादरा तहसील में हम मान सकते हैं। अगर बात करें बादरा विधानसभा की,
तो दोस्तों भादरा विधानसभा में जाने के लिए अब हमें जाना पड़ेगा जो नोर से टूटकर क्षेत्र भादरा में मिला है उस तरफ, क्योंकि भादरा विधानसभा में जो नोर से टूटकर ये जो 7 पंचायतें थी उस क्षेत्र को ही मिलाकर विधानसभा का क्षेत्र बनाया गया था। तो गोगामेड़ी में गोगाजी महाराज का मंदिर और उधर गोगाना की तरफ जोड़ने के लिए रेलवे ट्रैक के नीचे से जो अंडरपास बनाया गया है वो अंडरपास ले तो ये होगा नंबर 11वां अंडरपास भादरा विधानसभा का। और इसके बाद में उससे थोड़ा सा आगे जाए तो रामगढ़ उजलवास गांव के पास दीपलाना की तरफ जो अंडरपास बना है वो नंबर 12 अंडरपास भादरा में बना है और भादरा विधानसभा में मान सकते हैं। और उसके बाद में लास्ट अंतिम नंबर 13 अंडरपास जो है वो दीपलाना के पास है, क्योंकि विधानसभा क्षेत्र में ही आता है दीपलाना भादरा के ही। तो ये 13 अंडरपास, 12 अंडरपास और एक ओवरब्रिज भादरा विधानसभा में बने हैं। और बात करें भादरा तहसील की तो 10 एक अंडर ओवरब्रिज और 9 अंडरपास भादरा तहसील में बने हैं। तो ये सारे के सारे भाजपा कार्यकाल में स्वीकृत हुए और मात्र एक को छोड़कर जो अब वर्तमान में C64 के रूप में बन रहा है भादरा कस्बे में, क्योंकि वो अब कांग्रेस के शासनकाल में पूर्ण होगा, उसका उद्घाटन होगा और सारे के सारे वो सुचारू हो चुके हैं, पूरे हो चुके हैं, स्वीकृत भी भाजपा के ही कार्यकाल में हुए थे। अब बात करें दोस्तों एक और अगर सुविधा भादरा कस्बा वासियों को जिसका अभाव महसूस किया जा रहा है वो अंडरपास कहाँ होना चाहिए और जिसकी डिमांड और जिसकी ज़रूरत कहाँ महसूस की जा रही है दोस्तों, वो वार्ड नंबर 14 और 15 के लिए जो मुस्लिम मोहल्ले में स्थित है और उधर समाध भवन के पास जो श्री श्याम मंदिर है उसके ठीक आगे रेलवे ट्रैक के नीचे यहाँ डिमांड की जा रही है एक अंडरपास की, जो कि राजगढ़ डोबी सिद्धमुख आदि से आने वाले लोग जिनको दोस्तों तारानगर सावा की तरफ जाना होता है और इन गांव की तरफ भादरा के गांव की तरफ जाना होता है तो उनको कस्बा बाजार से होकर गुजरना पड़ता है, जो कि भारी मुश्किल वाला और कई बार ट्रैफिक जाम और रास्ते ब्लॉक बंद ऐसी स्थितियां। और ये जो C65 फाटक की बात करें तो कई बार ट्रेनों के आवागमन से बार बार बंद होने की भी स्थितियां चलती हैं। तो समाध भवन के पास में अगर एक अंडरपास बनता है तो श्याम मंदिर के आगे से होते हुए ये सावा रोड पर मुस्लिम मोहल्ले के पास में जो सार्वजनिक पार्क बना है कल्याण भूमि के आगे, उस सार्वजनिक पार्क से वो पार्क के पास से वो मैन राजगढ़ जो सावा और तारानगर रोड है उस पर जा सकते हैं और वहाँ से ही दोस्तों बाईपास नौर की तरफ भी वो जा सकते हैं, जो बाईपास बना है नहर के पैरेलल है। तो कुल मिला के उसकी अति आवश्यकता एक महसूस की जा रही है, लोगों द्वारा बार बार इसको लेकर मांग भी की जा रही है। क्या ये बनेगा या नहीं बनेगा प्रस्तावित है और इसको लेकर डिसीजन किसी भी समय हो सकता है। इसको लेकर अगर ज़रूरी है तो वो है इच्छा शक्ति, राजनीतिक इच्छा शक्ति और लोगों की एक प्रकार से जागरूकता भी इसमें अहम भूमिका निभा सकती है। और लोगों का एक प्रकार से जो धरना प्रदर्शन C64 के लिए चला था 1 साल से अधिक, उसी प्रकार की जागरूकता लोगों को दिखानी होगी और नेताओं को भी इस ओर ध्यान देना होगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अब 29 दिसंबर को क्या विशेष दिवस है इसको लेकर बात करेंगे आगे, फिर इसको लेकर अगर कोई अहम अपडेट आती है तो हम विस्तार से आगे भी बात करेंगे। सिखों के 10वें धर्मगुरु गोविंद सिंह जी का आज जयंती मनाई जा रही है दोस्तों। उनका जन्म जो है बताया जा रहा है पौष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को आता है, जो कि आज 29 दिसंबर को
पड़ रही है। तो आज धूमधाम से गुरु गोविंद सिंह का जन्म दिवस पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों एक ऐसे शख्स का भी जन्मदिन है आज, जिसके चलते हम रामायण काल की जो सारी बारीकियां हैं और रामायण काल के प्रत्येक प्रसंगों को देख पाए, सुन पाए और उसके ऊपर चर्चा भी करते हैं। दोस्तों मैं जिक्र कर रहा हूँ रामानंद सागर का, जिनका जन्म 1917 को आज ही के दिन हुआ था, जिन्होंने रामायण जैसा धारावाहिक तैयार किया था और भारत को समर्पित किया था, जो कि दुनिया भर का सबसे सफलतम धारावाहिक माना जाता है। इसके अलावा राजेश खन्ना, जो कि किसी ज़माने के सुपरस्टार भी रहे हैं, अमिताभ बच्चन से पहले सुपरस्टार रहे हैं राजेश खन्ना, उनका भी जन्म दिवस 1942 को आज ही के दिन है। उनकी पुत्री ट्विंकल खन्ना का भी 1974 को आज ही के दिन जन्म दिवस है। और इसके अलावा दोस्तों अब बात करें जो मंडियों के भाव की, तो सरसा से शुरुआत करते हैं। नरमा 8211, कपास के भाव 9575 रुपये प्रति कुंटल रहे, जबकि ग्वार के भाव सरसा मंडी में 5650 रुपये रहे। फतेहाबाद मंडी में नरमा बिका है, उच्चतम भाव 8328 रुपये प्रति कुंटल और कपास के भाव रहे 9400 रुपये प्रति कुंटल। रावतसर मंडी में नरमा बिका है 8622 रुपये प्रति कुंटल, जबकि हनुमानगढ़ मंडी में नरमा 8257, गेहूं के भाव 2650, चना के भाव 4706 और ग्वार के भाव 5706 रुपये प्रति कुंटल रहे। और आदमपुर मंडी में नरमा बिका है 8383, ग्वार के भाव रहे 5820 रुपये प्रति कुंटल। नौर में ग्वार बिका है 5717 रुपये प्रति कुंटल और आज की अंतिम मंडी संगरिया मंडी में ग्वार बिका है 5701 रुपया प्रति कुंटल, नरमा बिका है 8289 रुपये प्रति कुंटल। तो ये रहे दोस्तों मंडियों के भाव। मौसम का मिजाज बताएं तो 29 दिसंबर को आज 19 से 22 डिग्री तक टेम्परेचर रहा, कुछ गर्म सा महसूस हुआ, ठंड से राहत मिली लोगों को। 7 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली, 70 से 80% बादल छाए रहे। रात्रि को भी मैक्सिमम 80% तक बादल छाए रहेंगे। 16 से 19 डिग्री टेम्परेचर देर रात्रि तक रहेगा। 14 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से रात्रि को हवा चलने की संभावना है, जो कि मिनी तूफान का और ठंड का एहसास करवाएगी। और कल 30 दिसंबर को 12 से 18 किलोमीटर की जो टेम्परेचर है वो दिन में रहेगा, जबकि 19 से 22 डिग्री टेम्परेचर मैक्सिमम कल भी दिन में रहने वाला है। तो कल भी दिन अधिक खुला रहेगा, ज़्यादा ठंड का एहसास आपको नहीं होगा। 15 से 19 डिग्री टेम्परेचर देर शाम को रहेगा और 14 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से कल भी हवाएं इसी प्रकार चलेगी, जो कि रात्रि को 11 से 14 किलोमीटर की रफ्तार तक रहेगी। और लगभग 75 से 80% बादल आसमान में रात्रि को छाए रहेंगे। दिन में भी मात्र 30-40% बादल छाए रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। आप संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।